अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कहानी काली चुड़ैल का तीसरा और आखिरी हिस्सा। मैं चलते हुए शहरी दूध में दाखिल हो चुका था। रात हो चुकी थी और मुझे रहने के लिए ठिकाने की ज़रूरत थी, जबकि जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं थी। यहाँ जेल में कैद के दौरान दूसरे कैदियों से सीखा हुआ जेब तराशी का फ़न काम आया। मैं फुटपाथ पर चलते हुए एक शख्स से टकराया और उसके हिप पॉकेट में मौजूद बटुआ मेरी जेब में मुंतकिल हो गया। ऐसा करते वक्त मुझे शर्मिंदगी हुई। ज़मीर ने मलामत भी किया, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। वो रात मैंने एक औसत दर्जे के होटल में बसर की। नाश्ता करते ही मैं होटल से बाहर निकल गया। मुझे रघुनाथ की तलाश थी। अब मैं फैसला कुन जंग चाहता था। मुख्तलिफ मंदिरों में जाकर पुजारियों से उसके बारे में पूछा, मगर हर एक उसके ठिकाने से लाइल्म था। आखिर एक मंदिर में मेरी उम्मीद बर आई। एक उधेड़ उम्र पुजारी ने मुझे बताया कि वो काली के एक मंदिर में मौजूद है। मैं उसके बताए हुए पते पर उस देहात में पहुंचा जहां काली का पुराना मंदिर मौजूद था। तो रात के 10 बज रहे थे। मंजिल पर जल्द पहुंचने के लिए मैंने देहात में दाखिल होते ही तेज़ रफ्तारी से भागना शुरू कर दिया। निस्फ शब के करीब मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। मुझसे कुछ फासले पर काली का वो पुरस्कार मंदिर मौजूद था। मैं उस मकाम को देखकर चौंक पड़ा। मुझे याद आ गया, इस मंदिर से कुछ किलोमीटर की मुसाफत पर पहाड़ों के बीचों बीच बाबा जी का आस्थाना था, जहां मैं कभी उनका चहीता होता था। फिर बाबा जी ने अपनी नाफरमानी पर मेरे सर पर से अपना शफकत भरा हाथ उठा लिया। मैंने अपने गिर्द हिसार बांधा और बावाज़े बुलंद रघुनाथ को ललकारा, खबीज पंडित, हिम्मत है तो बाहर निकल, आज तेरे पापों का घड़ा टूटने वाला है। कुछ देर बाद मैंने देखा रघुनाथ मंदिर से बाहर निकल रहा था, लेकिन वो तन्हा नहीं था। उसके साथ एक कवि हैकल साधु भी था, जिसने बदन पर सिर्फ एक लंगोट बांध रखी थी। उसका बालाई धड़ उरियां था और चेहरे समेत पूरा बदन काला था। आंखें अंगारों की तरह दहकती हुई और चेहरे पर सुकून था। वो दोनों मेरे सामने आकर रुक गए। रघुनाथ, मैंने आखिर तुझे ढूंढ निकाला। आज इस धरती पर या तो तू जिंदा रहेगा या मैं। उसे देखते ही मैं आपे से बाहर हो गया। धीरज रखो बालक, धीरज। शायद तुम मुझे नहीं जानते, मैं कालीचरण हूँ, काली का महान सेवक, और ये मेरा चेला। मैं जानता हूँ कि तुमने थोड़ा बहुत कुछ सीख लिया है, जिसके बलबूते पर उछल रहे हो। मैं तुम्हें क्षमा करते हुए एक मौका दे रहा हूँ। रघुनाथ से माफ़ी मांगकर इसके मित्र बन जाओ और इस तरह मेरे चेले बन जाओगे। मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाऊंगा। कालीचरण ने पुरसुकून लहजे में कहा। कालीचरण, मेरा तुमसे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ये मेरी माँ और बहन का कातिल है। इसी वजह से मुझे अपना वतन छोड़ना पड़ा। ये कई मासूम लड़कियों की इस्मतों और जिंदगियों का कातिल है। तुम्हारे जैसे महान पुजारी को जेब नहीं देता कि इस जैसे शैतान की हिमायत करो, मैंने कहा और अपनी रुदात बयान करने लगा। मेरा मकसद यही था कि वो रघुनाथ के करतूतों से आगाह हो जाए। मुझे सब पता है बालक, मैं सब जानता हूँ। मैं इस समय इस मामले में कुछ सुनने को तैयार नहीं। वो मुझ पर निगाहें जमाते हुए चबा चबा कर बोला। तो फिर ठीक है, तुम्हें भी बहुत कुछ सहना पड़ेगा। मैंने कहा, तुम क्या समझते हो तुमने मुझे ढूंढा है? उस मंदिर के पुजारी ने मेरे ही कहने पर तुम्हें ठिकाना बताया था, ताकि तुम दौड़ते हुए मेरी तरफ आओ और मारे जाओ, और यही हुआ। इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर भी है। तुम्हें अपने पिता तो याद होंगे, जो बेटी की दर्दनाक मौत के बाद दर बदर की ठोकरें खा रहा था। मैंने तुम्हारे बूढ़े बाप को इसी मंदिर में कैद कर रखा है। मेरे दिलो दिमाग में आंधियों के झक्कड़ चलने लगे। बदन का सारा खून सिमट कर आंखों में उतर आया। माँ और बहन के बाद मेरा सिर्फ बाप जिंदा था, जिसे न जाने इस खबीस ने कैसे अपने कब्जे में कर लिया था। मैंने अंजाम से बेपरवाह होकर शहादत की उंगली से रघुनाथ की तरफ इशारा किया। रघुनाथ चीखता हुआ गिरा और तड़पने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सख्त अजियत में हो। कालीचरण का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने रघुनाथ की तरफ कुछ पढ़कर फूंका। उसने तड़पना बंद कर दिया और उठकर खड़ा हो गया। महाशय, तुमने कालीचरण को ललकारा है, अब इसका अंजाम भी देख लोगे। वह गुस्से से खोलते हुए बोला और उसके होंठ हिलने लगे। मैं समझ गया वो कोई मंत्र पढ़ रहा था। फिर उसने उंगली से मेरी सिमत इशारा किया। दर्जनों की तादाद में छोटे छोटे खूनख्वार और हैबतनाक जानवर मेरी तरफ लपके, लेकिन मैं हिसार में महफूज खड़ा था। ये कालीचरण के बैर थे। जो भी हिसार के करीब पहुंचता, उसके जिस्म में आग भड़क उठती। कुछ ही देर में यह खेल खत्म हो गया। उसके लातादाद बेर मुझे कोई भी नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहे। उसी लम्हे मेरे अकब में एक लर्ज़ाखेज़ चीख सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा। वहां देव हैकल काली चुड़ैल खड़ी गजबनाक निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ ही था कि कालीचरण ने अपने सर का एक बाल तोड़कर मेरी तरफ फेंका, जो किसी सांप की तरह बल खाता हुआ मेरे हिसार से जा टकराया। एक झमाका सा हुआ और मेरा हिसार टूट गया। इससे पहले कि मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए दोबारा हिसार बांधता, कालीचरण कोई मंत्र पढ़कर
ज़मीन की राख मुझ पर फेंक चुका था और मेरा बदन अनदेखी जंजीरों से बंध गया। मेरे लिए मामूली सी जुम्बिश करना भी मुहाल हो चुका था। ये अनदेखी जंजीरों की बंदिश बाजुओं से लेकर दोनों टांगों तक में बंध चुकी थी। मेरे लिए मामूली सी हरकत करना भी मुहाल हो चुका था। मैं संभलने की कोशिश के बावजूद भी ज़मीन पर गिर पड़ा। क्यों मुहाशे, मैंने कहा था ना कि अपनी जान बचाकर भाग जाओ, मगर तुमने मेरी एक न सुनी और मेरा अपमान किया। कालीचरण ने मुझे हिकारत-आमेज़ निगाहों से देखते हुए कहा, जबकि रघुनाथ मुझे बेबस देखकर आगे बढ़ा और मेरे जिस्म पर ठोकरें बरसाने लगा। रघुनाथ, तू बुज़दिल है कि एक बंधे हुए शख्स पर हाथ उठा रहा है। अगर हिम्मत है तो कालीचरण से कह कि मुझे आज़ाद कर दे और हम दोनों को आमने सामने आने दे, फिर देख मैं तेरा क्या आशिर करता हूँ। मैं बजाय कराहने के चीखते हुए बोला, पापी, तुझे आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जी भर कर भौंक ले, इसीलिए मैंने तेरी कुव्वत गोयाई सल्ब नहीं की। बुला अपने धर्म के अवतार को जो तुझे मुझसे बचाए। चाहे तो उस बुढ़े को भी बुला सकता है जिसकी छाया तले तू रहता था और वहीं से तूने रघुनाथ की कोठी को आग लगाई थी। बल्कि अगर कहे तो मैं तुझे वहीं घसीटता हुआ ले चलता हूँ जहाँ वह बुढ़ा मौजूद है। उसके सामने मारने में मुझे मज़ा आएगा। कालीचरण, अपनी ज़बान को लगाम दे। खबरदार, जो तूने बाबा जी के बारे में कोई गुस्ताखी की। बेबस होने के बावजूद मैं गैज़ो गज़ब से चिल्लाया, बड़ा दर्द हो रहा है अपने गुरु के बारे में मेरे विचार सुनकर। चल तुझे वहीं घसीटे लिए चलता हूँ। लेकिन कालीचरण ने रघुनाथ को इशारा किया। उसने मेरे सर के लंबे बालों को मुट्ठी में दबोचा और घसीटना शुरू कर दिया। ज़मीन पर घसीटने से मेरे बदन में दर्द की कटीली लहरें दौड़ने लगी, लेकिन मैं खुद पर जब्त किए रहा। मैं नहीं चाहता था कि मुझे चीखता और कराहता देखकर उन दोनों शैतानों को जहनी तस्कीन पहुंचे। मीलों घसीटने के बाद जब वो पहाड़ी इलाका आ गया जहां बाबा जी का आस्थाना था, तो मेरा जिस्म ज़मीन पर घसीटने से लहूलुहान हो चुका था। ये मुसलसल रियाजतों और मुराक़बों का कमाल था कि इसके बावजूद मैं अपने होशो आवाज़ में था। बुला अब अपने धर्मात्मा को, अगर उसमें शक्ति है तो तुझे बचा ले, कालीचरण ने कहा और रघुनाथ उसके इशारे पर मुझ पर ठोकरें बरसाने लगा। उसी लम्हे रघुनाथ के अलग से चीख निकली और वो तड़पता हुआ एक तरफ जा गिरा। मैंने महसूस किया मेरे बदन के गिर्द बंदी जंजीरें टूट चुकी हैं। मैं उठ खड़ा हो गया। कालीचरण मेरे अकब में हैरत से देख रहा था। मैंने मुड़कर देखा, मुझसे कुछ फासले पर बाबा जी खड़े थे। उनकी शोला उगलती निगाहें कालीचरण पर जमी हुई थी। कालीचरण, ये तेरा और इसका झगड़ा था जिसे तुझे मंदिर के सामने ही निपटा देना चाहिए था, लेकिन तू इसे यहाँ लेकर आया। इसे लेकर यहाँ से चला जा। तेरा ये धर्मात्मा भी मुझसे डर गया। कालीचरण हंसा। कालीचरण, अपना मनहूस मुंह बंद रखो। मैं गजबनाक हो गया। बाबा जी ने एक निगाह गलत भी मेरी तरफ डालना मुनासिब नहीं समझी और इत्मीनान से बोले, कालीचरण, किसी कमज़ोर पर जुल्म नहीं ढाते। जा, चला जा और इसे माफ़ कर दे, ये नादान है। क्यों, अपने चेले को तकलीफ़ में देखकर दुख हो रहा है ना? कालीचरण बकवास बंद करने से बाज नहीं आया और मुसलसल अपनी बकवास जारी रखी। आज तू भी अपनी ताकत आजमा ले ताकि तेरा ये चेला अपने गुरु की शक्ति देख ले। वो इस्तेज़ाई अंदाज में बोला और तड़पते हुए रघुनाथ की तरफ उंगली से इशारा किया। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसी वक्त एक खूबसूरत निस्वानी आवाज़ गूंजी, कालीचरण, तुझे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड है। पहले एक औरत से तो टकरा कर देख ले, फिर बाबा जी से मुकाबले का सोचना। मैंने कालीचरण और रघुनाथ ने आवाज़ की सिमत देखा। वहाँ एक नकाबपोश लड़की खड़ी थी। मुझे ना जाने क्यों उसकी आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। कालीचरण ने गजबनाक होकर दोनों हाथ उस लड़की की तरफ झटके जिनसे आग के शोले निकले और किसी बगुले की तरह उस नकाबपोश लड़की की तरफ बढ़े। लड़की ने दाएं हाथ की हथेली सामने की, बगुले गायब हो गए। कालीचरण ने कई बैर उस लड़की की तरफ भेजे, मगर उसकी उंगली की मामूली सी जुम्बिश से वो बैर झुलस कर ढेर हो गए। उन दोनों को दस्ते पैकार देखकर मैंने मौका गनीमत जाना और दौड़कर जोरदार छलांग लगाई और जोरदार लात रघुनाथ के सीने पर पड़ी। वो लटकर गिरा। इससे पहले कि वो संभल कर मुझ पर कोई जादू का वार करता, मैंने पैदर पे कई घूंसे उसके चेहरे पर रसीद किए। मैं उस वक्त तारीख के सिखाए हुए सारे जंतर मंतर भूलकर खाली हाथों से रघुनाथ को सबक सिखा रहा था। लाते घूंसे मारते मारते मैंने रघुनाथ को उठाकर सर से बुलंद किया और ज़मीन पर पटक दिया। वो तकलीफ़ की शिद्दत से कर्बनाक अंदाज में चीखा। उसी वक्त एक खौफनाक चीख बुलंद हुई। मैंने चीख की सिमत देखा। काली चुड़ैल कुछ फासले पर खड़ी गजबनाक निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। इससे पहले कि काली चुड़ैल अपने मालिक को बचाने के लिए कोई कदम उठाती, बाबा जी ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और शहादत की उंगली से काली चुड़ैल की तरफ इशारा किया तो उसके जिस्म में आग लग गई। फिजा काली चुड़ैल की खौफनाक चीखों से गूंज उठी थी। कालीचरण और नकाबपोश लड़की भी अपनी लड़ाई भूलकर उस खौफनाक बला को देख रहे थे जो बाबा जी के गजब का शिकार हो चुकी थी। आग काली चुड़ैल के जिस्म को अपनी लपेट में ले चुकी थी
उस खौफनाक आग ने उसके जिस्म को राख में बदल दिया। फिर ये राख भी तेज़ हवा से उड़ गई। उसी वक्त इलाका नारे तकबीर की आवाज़ों से गूंज उठा। सबने आवाज़ की सिमत देखा। वहाँ दर्जनों की तादाद में बाबा जी के मुहाफिज जिन्नात खड़े थे। उनमें कासिम भी था, उसका बाप अब्दुल हफीज़ भी था। कालीचरण की आंखें भी हैरत से फैल गई। इस कशीदा सूरत हाल में माहौल पर सुकूत सा छा गया। इस सकूत को बाबा जी की आवाज़ ने तोड़ा, जो कह रहे थे, घबराओ मत कालीचरण, हम में से कोई भी तुम्हारी लड़ाई के बीच में नहीं आएगा। ये सुनते ही कालीचरण की आंखें चमकने लगी। वो दोबारा उस लड़की की तरफ मुतवज्जे हो गया, जबकि रघुनाथ शदीद जख्मी हालत में पड़ा अब तक करा रहा था। मैं नीचे पड़े कराते हुए रघुनाथ के सीने पर चढ़कर बैठ गया और उस पर घूंसों की बारिश कर दी। रघुनाथ जो पहले ही जख्मी था, उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगा और उस पर जानकुनी की कैफियत तारी हो गई और बदन झटके लेने लगा। उधर नकाबपोश लड़की और कालीचरण एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर हमले कर रहे थे। ये दो मावराई कुव्वतों की लड़ाई थी जो उस वक्त जोरों पर थी। वो दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर थे। जिन इंसान दोनों ही ये हौलनाक लड़ाई देखने में महव थे। एक मौके पर कालीचरण ने फलक चिगाफ नारा बुलंद किया और किसी मदारी की तरह उछलते हुए फिजा में अजीबोगरीब इशारे करते हुए अपना दायां पैर जमीन पर मारा तो ज़मीन कांपने लगी। ऐसा लग रहा था कि जलजला आ चुका हो। तूफ़ानी किस्म की तेज़ हवाएं शुरू हो चुकी थी। ज़मीन इस खौफनाक तरीके से हिली थी कि मैं ज़मीन पर गिरा पड़ा था। इस तूफ़ान में सिर्फ वो पुरस्रार लड़की बाबा जी और कालीचरण अपने कदमों पर खड़े थे। उस जलजले और खौफनाक तूफ़ान ने जिनों तक को हिलाकर रख दिया था। रफ्ता रफ्ता ये हवाएं बढ़ती जा रही थी। फिर उन तूफ़ानी हवाओं से लड़की के चेहरे का नकाब हट गया और मैं अपनी जगह से जैसे उछलकर खड़ा हो गया। वो पुरस्रार लड़की कोई और नहीं बल्कि मालिनी थी। वही मालिनी जो मुझे भगवान दास के स्थान पर मिली थी और भगवान दास ने उसे मुझे सौंप दिया था। वो मेरी मोहब्बत, मेरा ख्वाब थी। लेकिन उस वक्त कालीचरण जैसे खौफनाक जादूगर से बरसरे पैकार थी। मैं कालीचरण को उसके मद्दे मुकाबिल देखकर हिरासा हो चुका था और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा ही था कि बाबा जी के इशारे ने मुझे रोक दिया, जो कह रहे थे, तुम इस शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते और हम भी वादा कर चुके हैं कि कोई इस मुकाबले में इनके बीच में नहीं आएगा। उधर कालीचरण ने गोल दायरे में घूमते हुए किसी माहिर गेंदबाज की तरह हाथ आगे करके मुट्ठी खोली और दर्जनों सुइयां मालिनी के पाँव के तलवों में पेवस्त हो गई और पाँव लहूलुहान हो गए। मगर मालिनी के चेहरे पर तकलीफ और अजियत का शाइबा तक नहीं था। उसने अपने दोनों पांव जोर से ज़मीन पर मारे तो उस तकलीफ से निजात पा गई। उसके बाद भी कालीचरण ने उस पर कई खतरनाक वार किए, एक साथ ही सैकड़ों बेर मालिनी की तरफ भेजे, लेकिन मालिनी ने उनका काम तमाम कर दिया। उसने मालिनी के चारों सिमत आग लगा दी, जो मालिनी की उंगली के इशारे पर बुझ गई। यकायक मालिनी की मुतरन्नम आवाज़ फिजा में गूंजी, कालीचरण अब मेरी बारी है, लेकिन मैं हमला करने से पहले एक बार फिर तुझे जान बचाने का मौका दे रही हूँ। अगर तू चाहे तो जान बचाकर जा सकता है। कालीचरण ने कहकहा लगाया और बोला, सुंदर नारी, तुम काली के महान सेवक को भागने को कह रही हो, जिसने बरसों देवी की तपस्या की। मालिनी ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और बावाज़े बुलंद कलमा तैयबा पढ़ते हुए अपने दोनों हाथ उसकी तरफ झटके। दर्जनों तीर कालीचरण की तरफ लपके। मैंने पहली बार कालीचरण के चेहरे पर खौफ व हिरास के आसार देखे। उसने उन तीरों को अपनी तरफ आने से रोकने के लिए कई जंतर मंतर पड़े, मगर नाकाम रहा। बिलाखिर जान बचाने के लिए मैदान से भागा, मगर दर्जनों तीर उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पेवस्त हो गए। उसके हलक से दिलदोज चीखें निकली और वो तड़पता हुआ ज़मीन पर गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। कुछ देर बाद उसके मुर्दा जिस्म में आग भड़क उठी। अब वहाँ कालीचरण की लाश की बजाय राख का ढेर था, जिसे हवा उड़ाकर ले गई। कालीचरण का काम तमाम होते ही मैं रघुनाथ की तरफ मुड़ा और हैरत से उछल पड़ा। वो भी अपनी जगह से गायब हो चुका था। अपने गुरु की मुतवक्की शिकस्त, काली चुड़ैल के अंजाम और मालिनी की तरफ मुतवज्जे देखकर उसने मौके से फ़ायदा उठाया था और चश्मे ज़दन में गायब हो चुका था। अब मैंने मालिनी की तरफ कदम बढ़ाए और पुकारा, मालिनी तुम। मेरे लहजे में हैरत के साथ मुसर्रत भी थी। ये मालिनी नहीं, हाजरा बीबी है, जिसने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की राह में वक्फ कर दी है। बाबा जी, मुझे भी अपने कदमों में पड़ा रहने दीजिए। मैं रोने लगा। ये तेरे बस का रोग नहीं, ना ही दरवेशी तेरा नसीब है। तुम लौट जाओ वहीं जहाँ से आए थे, मगर अब भटकना मत, वरना मंजिल नहीं मिलेगी, बाबा जी ने कहा। इसके साथ ही बाबा जी मेरी माजी की मालिनी और आज की हाजरा और मेरी जीवन साथी और तमाम जिन्नात भी मेरी निगाहों से ओझल हो गए। मेरा असली दुश्मन रघुनाथ भाग चुका था। हाजरा बाबा जी के साथ चली गई और मेरे वालिद साहब खुद रघुनाथ के कब्ज़े में थे, वो भी ना मिले। मैंने आवाज़ें लगाई, बाबा जी को पुकारा, हाजरा को सदा लगाई, अपने दोस्त जिनों को आवाज़ दी,
मगर ना ही मुझे कोई जवाब मिला, ना ही कोई दिखाई दिया। मैं दीवानों की तरह बेकरारी से उन पहाड़ों में घूमा। वहाँ भी गया जहाँ कभी बाबा जी का आस्थाना हुआ करता था, मगर अब वहाँ कोई नहीं था। बाप की तलाश में उस मंदिर तक गया जहाँ रघुनाथ ने उन्हें कैद कर रखा था, मगर ना ही वो मिले और ना ही रघुनाथ का कोई सुराग मिला। कई रोज़ इधर उधर भटकने के बाद मैंने फैसला किया कि किसी तरह इस मुल्क से निकल जाऊं जहां मेरा कोई ना था, मगर यह भी कोई आसान काम ना था। ना ही मेरे पास पासपोर्ट था और ना ही कोई दूसरे कागजात। मुझे वो साधु गैर कानूनी तौर पर इस मुल्क में लाया था। आखिरकार मुझे तारिक का ख्याल आया, मगर वो भी उस गेस्ट हाउस में मौजूद ना था। गुज़र औकात के लिए 2-3 बार ज़मीर को सुलाकर लोगों की जेबें भी काटी। मैं छुपते छुपाते तारिक को ढूंढता रहा ताकि उसकी मदद से इस मुल्क से निकल जाऊं। पुलिस का भी डर था। मैं गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था और इस मुल्क की पुलिस को मतलूब भी था। जेल से भागने और लड़कियों के कत्ल के कई इल्ज़ामात मुझ पर थे। मुझे मालूम था अगर मैं पुलिस या बीएसएफ समेत किसी भी एजेंसी के हत्थे चढ़ा तो फांसी पर लटका दिया जाऊंगा। इसलिए मैं होटल से निकलते हुए खासा मोहतात था। मैंने अपना हुलिया भी यकसर तब्दील कर लिया था। पहले मेरी दाढ़ी मूछें थी, जबकि अब मैं क्लीन शेव था। उन दिनों सर्दियों का मौसम था, वैसे भी मैं अपर पहने रखता था, जिसकी वजह से मेरा चेहरा छुप जाता था। उस रोज़ मैं मामूल के मुताबिक सड़क पर गश्त कर रहा था कि सड़क के किनारे खड़ी लड़की को देखकर हैरत से उछल पड़ा। वो लड़की हूबहू मेरी बहन गजाला की तरह थी। हूबहू वही चेहरा, वही कदो-कामत। मैं चलता हुआ उससे कुछ फासले पर पहुंच गया। उसके दाएं बाएं 2 लहीम शहीम अफराद खड़े थे, जो शक्लो सूरत से ही जराइम पेशा लग रहे थे। एक का हाथ कोट की जेब में था, जो मामूल से ज़्यादा उभरी हुई थी। इससे अंदाज़ा होता था कि उसकी कोट की जेब में पिस्टल या रिवॉल्वर किस्म की चीज़ थी। उसी वक्त लड़की ने आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा। उन आंखों में खौफ व हिरास वाज़े नज़र आ रहा था। गजाला और उस लड़की में सिर्फ मामूली फ़र्क था। गजाला की आंखें ब्राउन, जबकि उस लड़की की आंखें काली थी। मैं लड़की को खतरे में देखकर मुस्तरिब हो चुका था। मैं जानता था कि वो मेरी बहन नहीं है, लेकिन मेरी बहन की हमशक्ल तो थी। जबकि गजाला रघुनाथ की दरिंदगी का शिकार हुई, उस वक्त मैं पुलिस की हिरासत में था, लेकिन आज मैं आज़ाद था। मुझे किसी भी कीमत पर इस मजलूम लड़की को बचाना था। ये भी रघुनाथ के कबीले के लोग मालूम हो रहे थे, जो एक मासूम लड़की को सरेआम अगवा करके ले जा रहे थे। मेरी अपनी सूरत हाल नाजुक थी, इसलिए मैंने सरेआम उनसे उलझने की बजाय मैंने उनका ताक़ुब करने और मुनासिब मकाम पर उनसे निमटने का फ़ैसला कर लिया। उसी वक्त उनमें से एक ने टैक्सी को इशारे से रोका और टैक्सी के रुकते ही वो दोनों लड़की समेत टैक्सी की अक़मी नशिस्त पर सवार हो गए। उनके बैठते ही टैक्सी आगे बढ़ गई और मैं बेचैन हो गया। उनका ताक़ुब करने के लिए कोई ना कोई गाड़ी लाजमी थी। खुशकिस्मती से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। यह टैक्सी थी, जिसे मैंने हाथ के इशारे से रोका और टैक्सी के रुकते ही फ्रंट सीट पर बैठ गया। ड्राइविंग सीट पर उधेड़ उम्र पगड़ी बांधे बैठा था। सरदार जी, जो आगे टैक्सी जा रही है उसका पीछा करना है। क्यों? सरदार जी ने मुझे मशकूक नज़रों से घूरा। वो उसमें मेरे मामू का बेटा बैठा हुआ है और उसके साथ एक लड़की भी है। वो जी शादीशुदा है, फिर भी ऐसी हरकतें करता है। आज मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। वो मेरा साला है और मैं उसका साला हूँ। वट्टे सट्टे में रिश्ता हुआ था, बहन का मामला है। सरदार जी जल्दी करो, वरना यह ना हो कि हाथ से निकल जाए। मैं आपको किराए से 200-400 ज़्यादा दूंगा। मैंने टूटी फूटी पंजाबी में झूठी कहानी सुनाकर सरदार जी को मुतासिर करने की कोशिश की। मेरी झूठी कहानी और टूटी फूटी पंजाबी ज़बान का सरदार पर असर हुआ। यह नहीं, लेकिन 400 के लालच में उसकी आंखें चमकने लगी। उसने टैक्सी को गियर में डाला और एक्सीलेटर पर पाँव का दबाव बढ़ा दिया। कुछ ही देर में उसने टैक्सी को जा लिया, जिसमें गजाला की हमशक्ल मौजूद थी। सरदार जी, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम इनका पीछा कर रहे हैं। तुम फिक्र मत करो जी, मैंने बहुत सी जासूसी फिल्में देख रखी हैं। ऐसा पीछा करूंगा कि इनको कभी खबर ना होगी। फिर वाकई उसने मुनासिब फासला रखकर आगे जाने वाली टैक्सी का ताक़ुब किया। आगे वाली टैक्सी एक वसी व अरीज़ इमारत के सामने जा रुकी। मैंने इमारत से काफ़ी फासले पर गाड़ी रुकवाई और सिख ड्राइवर को ज़ायद किराया देकर रुखसत किया। वो बदमाश भी टैक्सी को रुखसत करके अंदर दाखिल हो चुके थे। मुझे ये सारा मामला पुरअसरार लग रहा था। इमारत के गेट पर एक मुसल्ला पहरेदार कुर्सी पर बैठा था। मैं घूमकर इमारत की अक़बी सिमत आ गया और अहाते की दीवार फलांग कर बआसानी इमारत में दाखिल हो गया। हैरत की बात यह थी कि इतनी बड़ी इमारत में कोई जी नफ्स दिखाई ना दे रहा था। मैं कॉरिडोर से होता हुआ मुख्तलिफ कमरों में झांकता हुआ आगे बढ़ता रहा और अचानक ठिठक कर रुक गया। एक कमरे से बातों की आवाज़ें आ रही थी। कमरे का दरवाज़ा मुकफ़ल था। मैंने की होल से आंख लगाई और अंदर का मंजर देखने लगा। ये किसी फिल्मी सेट का मंजर था। कमरे में बहुत तेज़ रोशनी थी। एक शख्स कमरे के साथ मौजूद था, जबकि वो दोनों बदमाश उस लड़की को दबोचे खड़े थे।
उनसे कुछ फासले पर एक दूसरा शख्स भी मौजूद था जिसके हाथों में पिस्टल मौजूद था। ये इंस्पेक्टर अर्जुन पांडे था, जो एक हाफिज कुरान लड़की की इस्मत दरी और कत्ल की वारदात में मुलविस था, जिसे बाबा जी ने अपने आस्थाने से धुतकार दिया था और मुझे पुलिस स्टेशन ले जाकर बेईमाना तशद्दुद किया था। वो उस वक्त उसी लड़की से मुखातिब था। देखो अलीना, तुम वैसे भी बॉलीवुड की फिल्मों में काम करने के सपने देख रही थी। ये फिल्म तो तुम्हें दुनिया में मशहूर कर देगी और पैसा भी तवक्को से ज़्यादा मिलेगा, मगर मैं इस किस्म की फिल्मों में काम नहीं कर सकती, वो रो देने वाले अंदाज में बोली। देखो, सीधी तरह मान जाओ, वरना नरिंदर और अजय ज़बरदस्ती करेंगे, फिर भी वही होगा जो मैं चाहूँगा। अब मामला मेरी समझ में आ गया था। यहाँ इखलाकसोज फिल्में बनाई जा रही थी, लेकिन अर्जुन पांडे का इस घिनौने कारोबार से क्या ताल्लुक़ है? क्या वो भी इस नेटवर्क से मुंसलिक था? उधर अर्जुन पांडे ने लड़की को गोली मारने की धमकी दी। अलीना ने लरसते कांपते हाथों से अपनी शर्ट का ऊपरी बटन खोला। अब मामला मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। इससे पहले कि मैं कोई कार्रवाई करता, किसी ने अकब से मेरे सर पर किसी ठोस चीज़ का वार किया। मेरी आंखों के सामने तारे घूम गए और मैं होशो खिरत से महरूम हो गया। मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक तारीक कमरे में कुर्सी पर इस मजबूती से बंधा हुआ पाया कि हिलने जुलने के भी काबिल नहीं था। कमरे में तारीकी इस कदर थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं काफ़ी देर तक इस तारीक कमरे में पड़ा रहा, फिर अचानक कमरा रोशन हो गया। ये दाईं दीवार पर नस्ब एनर्जी सेवर था जिसने इस कमरे को रोशन किया था। अब मैंने अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया और कांप गया। ये किसी भी किस्म के साजो सामान से आरी कमरा था। मुझे मजबूत रस्सी के ज़रिए जिस कुर्सी पर बांधा गया था वो कमरे के ऐन वस्त में थी और फर्श में इस मजबूती से फिक्स थी कि उसे हिलाना जुलाना मुमकिन नहीं था। छत पर लगे हुक से एक आहीनी जंजीर लटक रही थी। सबसे खौफनाक बात, उस आहीनी जंजीर से लटकती लाश थी जिसका दायां पांव जंजीर से बंधा हुआ था। जंजीर से उल्टा लटके शख्स की पेशानी में सुराख था जो यकीनन गोली का था। कुछ ही फासले पर फर्श पर एक दुबला पतला शख्स बेसुध पड़ा था। दीवारों पर जाबजा ईजा रसानी के आलात और आवेज़ां थे, गोया ये कोई टॉर्चर सेल था। अगर मेरे हाथ पांव बंधे ना होते तो इस इमारत की ईंट सीट बजाकर बाहर जाना बहुत आसान था। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। अंदर दाखिल होने वाला अर्जुन पांडे था। उसके साथ 35 साल दराज कद शख्स था जो 3 पीस सूट में मलबूस था। उसने हाफ आस्तीन की शर्ट पहन रखी थी। बाजुओं के मसल्स उभरे हुए चटान सीना साफ जाहिर कर रहा था कि वो बॉडी बिल्डर है। उसकी आंखों में तजस्सुस था। वो बगौर इस तरह मेरी तरफ देख रहा था जैसे कसाई बकरे को देखता है। पांडे, तुम तो कह रहे थे ये बहुत ख़तरनाक शख्स है। मुझे तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं नज़र आती। वो मेरे छरीरे बदन को देखते हुए बोला। राम गोपाल ये जितना मासूम है उतना है नहीं। ये सरेआम पुलिस एहलकारों को बेहोश करके लॉकअप से फरार हो गया था। फिर उसने तफसील से मेरे बारे में उसे बताते हुए कहा, यह किसी पलीद मुर्दे की रूह है। महाराज कालीचरण को भी इसने मारा, इसीलिए मैंने इसके हाथ पांव बांध रखे हैं ताकि ये यहाँ कोई चमत्कार ना दिखा सके। और गुलाम सरवर, ये राम गोपाल है, अंडरवर्ल्ड का डॉन और जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह। इसके बाज़ धंधों में मैं भी इसका पार्टनर हूँ, जैसे इखलाकसोज फिल्मों का कारोबार। जिस इमारत में तुम दाखिल हुए थे वहाँ इखलाकसोज फिल्में तैयार की जाती हैं। अब तुम वहाँ नहीं बल्कि एक ऐसे टॉर्चर सेल में मौजूद हो जहाँ ख़तरनाक मुजरिमों को रखा जाता है। ये लाश जो छत से लटक रही है, ये वो गार्ड है जो इस इमारत के गेट पर मौजूद था, जिसमें तुम उसकी नज़रों में आए बगैर अंदर दाखिल हुए थे। इसीलिए इसे नर्क में पहुंचा दिया गया है। अर्जुन पांडे बोला और आगे बढ़कर मुझ पर घूंसों की बारिश कर दी। मेरे होंठों से खून बहने लगा। अर्जुन पांडे, बंधे हुए को मारना मर्दानगी नहीं। अगर हिम्मत है तो खोल कर देख मुझे, मैंने कराते हुए कहा। लेकिन उसने कोई जवाब दिए बगैर अपनी कार्रवाई जारी रखी। कुछ ही देर बाद मैं बेहोश हो चुका था। जब मुझे दोबारा होश आया तो खुद को उसी कमरे की छत से लटकी जंजीर से बंधा पाया। सबसे खौफनाक बात गार्ड की वो लाश थी जो मेरे साथ ही बंधी हुई थी। उस सफाक शख्स ने नायलॉन की रस्सी से लाश को मेरे जिस्म से बांध डाला था। लाश का जिस्म फूल चुका था और बदबू आ रही थी। उस बदबू से मेरा जी मतलाने लगा। मेरे हाथ पुश्त पर किसी मजबूत रस्सी से बंधे हुए थे। वो बेहोश शख्स अब तक फर्श पर इस तरह बेहिसो हरकत पड़ा था कि मैं सोचने लगा कहीं वो भी मुर्दा ना हो, वरना वो अब तक होश में आ चुका होता। मुझे इस तरह लाश के साथ बंधे कई घंटे गुजर गए। पूरे बदन में तकलीफ और दर्द की कटीली लहरें दौड़ रही थी। मैंने गहरा सांस लिया और सीने में सांस रोककर जहन को ख्यालात की यलगार से पाक करके मुराकबे में गुम हो गया। तकलीफ़ का एहसास ख़त्म हो गया। ना जाने कितने घंटे गुजर गए, मुझे कुछ पता न चला। लाश की बदबू भी मेरी यकसुई को मुतासिर न कर सकी थी। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी।
ये दो तरफा फायरिंग थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कई अफराद फायरिंग कर रहे हों, लेकिन मैं सबसे बेनियाज मुराकबे में गुम था और मेरी सांसें बंद थी। यही मेरी कामयाबी और ज़िंदगी की ज़मानत थी, वरना मैं लाश की शदीद बदबू से बेहोश हो चुका होता या दुनिया से गुजर जाता। फिर फायरिंग रुक गई, दरवाज़ा खुला और मुझे लाश समेत जंजीर से उतार लिया गया। मैंने आंखें खोल दी। अपने सामने मौजूद अफराद को देखकर मैं चौंक पड़ा। ये तारिक और तनवीर थे। उनके साथ एक शख्स और भी था। उन तीनों के हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें मौजूद थी। मुझे चश्मे ज़दन में रस्सियों की बंदिश से आज़ाद करवा लिया गया। फर्श पर पड़े बेसुध शख्स को तनवीर ने अपने कंधे पर उठा लिया। मेरे लिए उठना बहुत मुश्किल था। कई घंटों से उल्टा लटकने के बाइस टांगे और जिस्म जैसे मफलूज हो चुका था। तारिक ने मुझे सहारा दिया। ये वक्त सवाल जवाब का नहीं था। मैं उनके साथ कमरे से बाहर आ गया। कॉरिडोर में 3-4 गोलियों से छलनी अफराद की लाशें पड़ी थी। ये यकीनन राम गोपाल और अर्जुन पांडे के साथी थे। अचानक चंद फायर हुए। गोलियां हमारे करीब से गुजरी। तारिक और उसके साथी मुझे लिए हुए एक हालनुमा कमरे में घुस गए। उसी वक्त एक आवाज़ गूंजी, तुम लोग यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल सकते। ये पांडे की आवाज़ थी जो माइक से आ रही थी। पांडे, जिस तरह हम इस इमारत में दाखिल हुए हैं और तुम्हारे कई कुत्ते जहन्नुम रसीद कर दिए हैं, उसी तरह इस इमारत से बाहर भी निकल जाएंगे। मैं जानता हूँ कि इस इमारत में सिर्फ तुम जिंदा बचे हो। तारिक ने जवाब दिया। यह हमें बातों में उलझा रहा है ताकि कानून नाफिज करने वाले इदारे पहुँच जाएं और हम किसी चूहे की तरह इस चूहेदान में फंस जाएं। बेहतर यही है कि जिस खुफिया रास्ते से हम इस इमारत में दाखिल हुए थे उसी रास्ते से बाहर निकल जाएं। तनवीर ने सरगोशी की और तारिक ने इस बात में सर हिलाते हुए चंद फायर किए। उसका निशाना हालनुमा कमरे के रोशन बल्ब थे। कमरे में तारीकी छा गई। इसी हालनुमा कमरे में खुफिया रास्ता था। हम इस खुफिया रास्ते से इमारत से बाहर आ गए, जहाँ इमारत के अगबी सिमत एक हाई रूफ मौजूद थी। बेहोश शख्स को हाई रूफ में डालकर हम काफ़ी उजलत में वहाँ से निकले। ये कौन है और तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मैंने बेहोश शख्स की तरफ इशारा करते हुए तारिक से पूछा। ये प्रोफेसर दाऊद हैं, बाकी तफसीलात किसी महफूज ठिकाने पर पहुँचकर बताऊँगा, उसने जवाब दिया और मैं खामोश हो गया। हम बगैर रुके आगे बढ़ते रहे। एक पेट्रोल पंप से फ्यूल डलवाया और आगे बढ़ गए। हम रात के आखिरी पहर उस अकूबत खाने से निकले थे और दूसरे रोज़ मुसलसल सफ़र करते हुए शाम के वक्त एक दही इलाके में दाखिल हुए। गाड़ी एक खंडरनुमा इमारत के सामने रुकी और हम बेहोश प्रोफेसर दाऊद के हमरा उस इमारत में दाखिल हो गए। ये इमारत टूटी फूटी और खस्ता हाल थी। कमरे के गर्दो गुबार और मकड़ी के जाले से अटे हुए थे। काफ़ी कोशिशों से कमरे को साफ करने के लिए इस्तेमाल के काबिल बनाया। तारिक के तीसरे साथी का नाम सुल्तान था और उसने अपने पास मौजूद बैग में से सिरिंज निकाली और प्रोफेसर दाऊद को इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही देर में वो होश में आ चुका था और पलकें झपकाते हुए बेतासुर निगाहों से हम सबको देख रहा था। प्रोफेसर, घबराओ मत, अब तुम अपनों में हो, तारिक ने कहा। कुछ देर बाद एक जीप आकर इमारत के सामने रुकी। उसमें 6-7 मुसल्लह अफराद थे। ये भी तारिक के साथी थे। उन्होंने इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में से पोजीशनें संभाल ली थी। इसका मतलब यह है कि तारिक का भी ताल्लुक किसी जराइम पेशा गिरोह से है, मैंने सोचा। तनवीर, ये इलाका बॉर्डर के करीब है। हम आधी रात के करीब खामोशी से यहाँ से निकल जाएंगे, तारिक कह रहा था। तारिक, तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसानात हैं। 2 दफ़ा तुमने मेरी जान बचाई और तुमने मुझे दोस्त भी कहा है, लेकिन इतने मुसल्लह अफराद की मौजूदगी ये जाहिर कर रही है कि तुम कोई जराइम पेशा शख्स हो, इसलिए मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दो। मैंने उनकी गुफ्तगू में दखल अंदाजी की। वो दोनों चौंक पड़े। तनवीर के चेहरे पर नागवारी के तासुरात थे, जबकि तारिक मुस्कुरा रहा था। प्रोफेसर दाऊद फर्श पर बेखबर सो रहा था। उसकी मखदूश हालत के बाइस सुल्तान ने पेन किलर में ख्वाबावर दवा मिलाकर लगा दिया। ये जो फर्श पर पड़े हैं, इनका नाम है प्रोफेसर दाऊद। ये हमारे मुल्क के मायानाज साइंसदान हैं। फ़रहीन इनकी इकलौती बेटी है, जिसे क्रिकेट से जुनून की हद तक लगाव था। उन्हीं दिनों वाखंडे स्टेडियम में पाकिस्तानी और इंडियन क्रिकेट का टीम मैच था। फ़रहीन ने ज़िद की वो इंडिया जाकर मैच देखना चाहती है। प्रोफेसर दाऊद उसकी ज़िद से मजबूर हो गए और उसे इंडिया ले आए। वो किसी मासूम बच्ची की तरह खुश थी और अपनी फेवरेट टीम को अपनी आंखों से इंडिया के खिलाफ एक्शन में देख रही थी। खुशकिस्मती से पाकिस्तान ये मैच जीत गया। दूसरे रोज़ सेमीफाइनल था। वो 5 स्टार होटल की लॉबी में मौजूद थे कि उन्होंने महसूस किया कि वहाँ मौजूद एक शख्स की नज़रें फ़रहीन पर जमी हुई हैं। फिर वो उनके करीब आ गया। मेरा नाम राम गोपाल है, ताल्लुक़ फिल्म इंडस्ट्री से है। मैं इस लड़की को अपनी फिल्म में बतौर हीरोइन मरकज़ी किरदार की ऑफ़र करता हूँ। उसने अपना तारुफ करते हुए ऑफ़र की और प्रोफेसर दाऊद ने शाइस्ता लहजे में इनकार कर दिया। दूसरे रोज़ मैच शुरू होने से पहले स्टेडियम में जाने के लिए गाड़ी में सवार हुए। अभी रास्ते में ही थे कि एक लैंड क्रूज़र सामने आकर
उसका रास्ता रोक दिया और 4 मुसल्लह अफराद नीचे उतरे। उनमें रामगोपाल भी था। चीखती चिल्लाती फरहीन को अगवा कर लिया गया, लेकिन प्रोफेसर दाऊद के सर पर पिस्टल का दस्ता मारकर बेहोश कर दिया गया। प्रोफेसर ने होश में आने के बाद पुलिस से रब्ता किया। रामगोपाल एक बासर शख्स था। उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। चंद रोज़ बाद फरहीन की हयाबाख्ता फिल्म मंजरम पर आ गई। प्रोफेसर दाऊद ने एहतजाज किया। ऐसे मौके पर रामगोपाल का दस्तेराज अर्जुन पांडे हरकत में आया और होटल के कमरे में प्रोफेसर की रिहाइश थी। वहाँ ऐसी जाली दस्तावेजात रख दी गई जिनसे यह जाहिर होता था कि प्रोफेसर दाऊद पाकिस्तानी जासूस है। उसका पासपोर्ट गायब कर दिया गया और गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर कैद कर लिया गया। दौरान तफ्तीश उस पर तरह तरह के मजालिम ढाए गए। इंसानियत से उस तशद्दुद के बाद नशावर इंजेक्शन लगाए जाते। उस दौरान फरहीन ने एक रोज़ मौका पाकर खुदकुशी कर ली। मेरे और मेरे साथियों का ताल्लुक़ एक हसास इदारे से है। हम उन्हें आज़ाद करवाने गैर कानूनी तौर पर इस मुल्क में दाखिल हुए, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि प्रोफेसर दाऊद को कहाँ कैद रखा गया है। इस दौरान तुमसे मुलाकात हुई। तुम जालिमों के जुल्म का शिकार और मेरे हमवतन थे, इसलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया। कल रात हमें इस जगह का मालूम हुआ जहाँ इखलाक से उस फिल्में बनाई जाती थी। हम इस इमारत में दाखिल हुए। राम गोपाल के कई कारिंदों को जहन्नुम रसीद किया। उनमें से एक पर तशद्दुद करके मालूम किया प्रोफेसर दाऊद को किस इमारत में रखा गया है। उसके बाद वहाँ मौजूद कई लड़कियों को हमने आज़ाद किया और इमारत को बम से तबाह करके वहाँ पहुँच गए जहाँ तुम कैद थे। खुफिया रास्ते का हम कारिंदे पर तशद्दुद के ज़रिए रास्ता मालूम कर चुके थे। अंदर जाकर अर्जुन पांडे के कई साथियों को जानूम हासिल करके तुम दोनों को आज़ाद करवा लिया, लेकिन अफसोस अर्जुन पांडे हमारे हाथों से निकल गया। अब हम आज रात इस मुल्क से निकल जाएंगे। तारिक ने अपनी रुदात ख़त्म की। मुझे यहाँ से जाते हुए एक ही अफसोस रहेगा कि रघुनाथ मेरे हाथों से बच निकला, मैंने कहा, और तारिक को बताया कि उससे बिछड़ने के बाद मुझ पर क्या गुजरी। हम रात 10 बजे उस इमारत से बाहर निकले। हमारा रुख बॉर्डर की तरफ था। इरादा यही था कि बॉर्डर से कुछ फासले पर गाड़ियाँ रोक ली जाएंगी और हम पैदल ही खामोशी से बॉर्डर पार करके अपने वतन की ज़मीन, अपनी जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। हम प्रोफेसर दाऊद समेत 14 अफराद थे जो 2 गाड़ियों में सवार थे। प्रोफेसर दाऊद होश में आ चुके थे। उनकी जहनी हालत अब पहले से बेहतर थी। तारिक ने अपना और अपने साथियों का तारुफ प्रोफेसर दाऊद से करवाकर उन्हें मुतमईन कर दिया। हम मुतमईन थे और अपने हिसाब से खुश हो रहे थे कि बॉर्डर करीब है, लेकिन मुकद्दर की बात कोई नहीं जानता और मुकद्दर का हिसाब कुछ और होता है। अचानक हमारी दोनों गाड़ियां झटका खाकर रुक गईं। एक गाड़ी ख़राब होती तो हम उसे इत्तेफाक समझते, लेकिन दोनों गाड़ियों का ख़राब होना किसी गड़बड़ और मुसीबत की तरफ इशारा कर रहा था। और फिर ये मुसीबत सामने आ ही गई। दाएं तरफ नाहमवार मैदानी इलाका था जो बड़े बड़े टीलों से अटा हुआ था। एक टीले की आड़ से 2 अफराद निकल रहे थे। उनमें से एक रघुनाथ और दूसरा पस्ता कामत साधु, जिसके गले में मुख्तलिफ किस्म की मालाएं थीं। वो दोनों हमसे कुछ फासले पर रुक गए। गुलाम सरवर, तुम मेरे पुराने मित्र हो। इस तरह खामोशी से मुझसे मिले बगैर इस देश से जाना अच्छा नहीं। तुम्हारी तरफ बहुत सा हिसाब किताब बाकी है, उन्हें तो अदा करते जाओ, रघुनाथ इस्तेज़ाई अंदाज में बोला। रघुनाथ, गीदड़ की जब शामत आती है तो वो शहर का रुख करता है। तुम्हें तुम्हारी शामत ने यहाँ भेजा है। उस वक्त तो तुम मौके से फ़ायदा उठाकर भाग गए थे, पर अब मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। मेरे जवाब से वो जुज़बुज़ हो गया और गंभीर लहजे में कहा, अब तो ये घिसे पिटे पुराने मुहावरे बोलना छोड़ दो, तुम्हारा अंत होने वाला है। शायद तुम अपने गुरु कालीचरण की शर्मनाक शिकस्त भूल गए, जिसे एक औरत ने इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया था। मैंने तंजन कहा, बालक, इसीलिए तो मैं आया हूँ। मैं कालीचरण का मित्र हूँ। तुम्हें नर्क में पहुँचाने के बाद उस नारी से भी कालीचरण की हत्या का बदला लेंगे, परंतु इतना याद रखना, तुम यहाँ से जिंदा अपने देश नहीं जाओगे। ये गिरधारी लाल का वचन है। वो अपनी अंगारों की तरह दहकती आंखें मुझ पर मरकूज करते हुए बोला, बंद करो अपना ये मदारियों का खेल तमाशा। तनवीर बेजारी से बोला और अपनी राइफल उन दोनों पर तान ली। वो गुस्सीली तबीयत का मालिक था। बालक, अपनी ये हसरत भी पूरी कर लो। वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराया और तनवीर ने ट्रैगर दबा दिया। अगला ही लम्हा निहायत हैरत अंगेज था। ट्रैगर दबाने के बावजूद राइफल से गोलियां नहीं निकली थी। तनवीर बौखला गया। गिरधारी लाल ने ज़मीन पर से मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और तनवीर और उसके साथियों की तरफ उछाल दी। उसके बाद जो कुछ हुआ उसने मुझे हैरत और खौफ में मुब्तला कर दिया। तारिक और उसके साथी किसी मुजस्समे की तरह साकित हो चुके थे। अब वो किसी भी किस्म की हरकत नहीं कर सकते थे, सिर्फ देख और सुन सकते थे कि यहाँ क्या हो रहा है। गिरधारी लाल ने ज़बान खोली। तारिक मेरा उस्ताद था और पुरस्कार उलूम में महारत रखता था। इसका बेबस होना इस बात का सबूत है कि गिरधारी लाल कोई मामूली पंडित नहीं था। इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए कुछ करता, गिरधारी लाल ने अपने सर का एक बाल तोड़ा
और मेरी तरफ फेंका। सर का ये बाल सांप की तरह बल खाता हुआ आया और रस्सी की शक्ल इख्तियार कर ली। उस रस्सी ने मुझे पाँव से लेकर बाजुओं तक जकड़ लिया। मैंने संभलने की कोशिश की मगर लड़खड़ा कर गिर गया। गिरधारी लाल ने अपना हाथ फिजा में लहराया और एक बड़ी सी तेजधार तलवार उसके हाथों में न जाने कहाँ से आ गई। वो मेरे करीब आया और अपना तलवार वाला हाथ फिजा में लहराया। बालक, मैं काली का महान सेवक हूँ और तुम्हारी बलि चढ़ा रहा हूँ। मैंने कलमा पढ़ा और आंखें उसके तलवार वाले हाथ पर जम गई और दिल तेजी से धड़कने लगा। किसी भी पल उसका तलवार वाला हाथ नीचे आता और मेरा सर धड़ से अलग हो जाता। अब कोई मौजज़ा ही मुझे बचा सकता था। मैंने दिल की गहराइयों से अल्लाह को पुकारा। उसी पल मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे बदन के गिर्द लिपटी रस्सी टूट चुकी है। मैं तड़प कर खड़ा हो गया। गिरधारी लाल की आंखों में खौफ था। वो खौफज़दा नज़रों से मेरे अकब में देख रहा था। मैंने मुड़कर देखा। वो खुशी से उछल पड़ा। वहाँ हाजरा खड़ी थी। उसके चेहरे पर उस वक्त भी नकाब था। अच्छा हुआ तुम भी आ गई। मुझे तुमसे कालीचरण की हत्या का बदला लेना है, वो तुंद लहजे में बोला। गिरधारी लाल, कालीचरण को भी मैंने समझाया था और तुम्हें भी समझा रही हूँ। किसी जालिम का साथ देना गुनाह है। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि खामोशी से यहाँ से चले जाओ, वो सर्द लहजे में बोली। चुप कर कलंकनी। उस वक्त तुम इसलिए कामयाब हो गई थी कि तुम सबने मिलकर कालीचरण को घेरा था, गिरधारी लाल ने कहा। और फिर काली का फलक शिगाफ नारा लगाकर किसी मदारी की तरह उछलने कूदने लगा। उसने अपने सर का बाल तोड़कर हाजरा की तरफ फेंका। इस बार उसका दाव कामयाब रहा। उसका जिस्म शोलों की जद में आ गया, मगर यह वक्ती कामयाबी साबित हुई। चश्मे ज़दन में उसके सर पर बादल लहराए और बारिश बरसने लगी। ये बारिश सिर्फ हाजरा पर बरस रही थी। आग बुझ गई। उसका चेहरा और गर्दन जो साग से झुलस गए थे खुद ब खुद साफ शफाफ हो गए। फिर उन दोनों के दरमियान मार का शिद्दत इख्तियार कर गया। ये मावराई कुव्वतों की लड़ाई थी। वो दोनों मुझसे और रघुनाथ से बेनियाज एक दूसरे पर बढ़ चढ़ कर हमले कर रहे थे। मैंने मौके से फ़ायदा उठाया और तमाशा देखने वाले रघुनाथ पर छलांग लगाई और उसे रगेदता हुआ ज़मीन पर गिरा। इससे पहले कि वो कोई जंतर मंतर पढ़कर अपना बचाव करता, मैंने पैदर पे कई घूंसे उसके चेहरे पर रसीद किए। उसका चेहरा लहूलहान हो गया और वह कर्बनाक अंदाज में चीखा। गिरधारी लाल उसकी चीख पर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ और उंगली से इशारा करके मुझ पर वार करना चाहा। हाजरा ने अपने दोनों हाथ उसकी तरफ झटके। लातादाद सुइयाँ उसके पाँव के तलवों में पेवस्त हो गई। उसने अपने पाँव जोर से ज़मीन पर मारे। सुइयाँ पाँव में सरायत कर गई। वो रघुनाथ को भूलकर दोबारा हाजरा की तरफ मुतवज्जे हो गया। मेरे हाथ पाँव हरकत में आ गए। पैदर पे कई घूंसों ने उसके कई दांत तोड़ डाले थे। नाक पिचक चुकी थी। नाक और मुंह से शदीद खून जारी था। उसकी अजियतनाक चीखें मुझे अजीब सरूर सा दे रही थी। मैंने उसे 2-3 बार सर से बुलंद करके पथरीली ज़मीन पर फेंका। अब उसका जिस्म झटके खा रहा था और उस पर जानकुनी किसी कैफियत आ रही थी। मैंने उस पर तर्स खाए बगैर जोरदार ठोकर उसके चेहरे पर रसीद की और फिजा में उछला और घुटने मोड़कर रघुनाथ के सीने पर गिरा। वो फिर अजियत से चीखा और उसकी रही सही ताकत भी जवाब दे गई। अब मैं उसे सर के बालों से पकड़े ज़मीन पर घसीट रहा था। उधर गिरधारी लाल ने बेशुमार खूनख्वार बैर हाजरा की तरफ भेजे, जो करी अंदाज में चीखते हुए हमलावर हुए। हाजरा ने अपने दोनों हाथ झटके। बैरों के जिस्मों में आग भड़क उठी। गिरधारी लाल ने अपना हाथ फिजा में लहराया। अब उसके हाथ में मिट्टी की कोरी हांडी नजर आ रही थी। मैं कांप उठा। मैं मौत की सांडी से आगा था। इसके वार से बचना नामुमकिन होता है। उसने हाजरा की तरफ फेंकी, जो घूं की आवाज़ के साथ बिजली की सी तेजी से उसकी तरफ लपकी और उसके सर पर पहुंचकर चकराने लगी। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था और मुझे हाजरा की फिक्र लाहक हो गई। हाजरा ने हाथ बढ़ाया और हांडी को अपने दाएं हाथ में थाम लिया। गिरधारी लाल हैरान रह गया। हाजरा ने हाथ झटका और हांडी घूमती हुई गिरधारी लाल की तरफ पलटी। फिजा में अजीब किस्म की पुरस्रार चीखों से गूंज उठी। गिरधारी लाल खौफ से लरसने लगा। हांडी के पलटने के अंजाम से वह बखूबी वाकिफ था। उसने पलटकर भागने की कोशिश की कि इस वक्त हांडी उसके सर पर गिर पड़ी। सैकड़ों छोटे छोटे जहरीले नाग गिरधारी लाल के जिस्म से लिपट गए। उसकी आखिरी चीखें बहुत अजियतनाक थी। गुलाम सरवर, अब मैं जा रही हूँ। मैंने तुम्हारी राह की सब रुकावटें हटा दी हैं, पर मोहतात रहना, खतरात अभी टले नहीं, उसने कहा और मेरे कहने से कुछ पहले ही पलक झपकते में गायब हो गई। गिरधारी लाल की मस्क शुदा लाश नीचे पड़ी थी। उसके मरते ही तारिक और उसके साथी उसके शहर से आज़ाद हो चुके थे। मैं जाँ बलब रघुनाथ की तरफ बढ़ा और उसके जिस्म पर पै दर पे कई ठोकरें रसीद की। अब उसमें चीखने की सकत तक ना थी। वो बेहिसो हरकत पड़ा था और मैं उस पर ठोकर में बरसा रहा था। रुक जाओ, ये मर चुका है, तारिक की आवाज़ सुनाई दी और मैं रुक गया। वाकई उसकी सांसों की डोर टूट चुकी थी। चलो अब निकले यहाँ से, मैंने कहा और हम सब गाड़ियों के करीब पहुँचे। अब शायद यहाँ से जिंदा निकलना मुश्किल है, सुल्तान ने अजीब से अंदाज में कहा। मैं चौंक पड़ा। वो सिमत देख रहा था जिस सिमत से हम आए थे।
दूर, बहुत दूर उस कच्चे रास्ते पर गर्दो गुबार उठ रहे थे। लगता है दुश्मन पहुंच चुका है। भागो, टीलों के पीछे पोजीशन संभाल लो, तारिक चिल्लाया और वो सब गाड़ियों से राइफलें और बैग उठाकर टीलों की तरफ भागे। कुछ ही देर में वो उन बड़े बड़े टीलों के पीछे पोजीशन संभाल चुके थे। मैं भी तारिक के साथ एक बड़े टीले की आड़ में दुबका हुआ था। उसके हाथों में राइफल थी और वो किसी चीते की तरह चौकन्ना था। फिर वो गाड़ियां हमारी खराब गाड़ियों से कुछ फासले पर रुक गईं। वो तादाद में 12-13 गाड़ियां थीं, जिनमें दर्जनों अफराद सवार थे जो सबके सब मुसल्लह थे। उनमें जीपें भी थी, लैंड क्रूजर भी थी। उन सब ने गाड़ियों की आड़ में पोजीशन संभाल ली। फिर एक बड़े टायर वाली जीप दूर से आती दिखाई दी। वो भी उस काफिले के करीब रुकी। हमने देखा उस जीप में राम गोपाल, अर्जुन पांडे और इंडियन आर्मी की वर्दी में मलबूस एक फौजी भी था, जिसकी वर्दी पर बहुत सारे सितारे लगे हुए थे। फिर उसी बावर्दी शख्स ने मेगाफोन उठाया और फिजा उसकी भारी भरकम आवाज़ से गूंजने लगी। मैं मेजर रमेश तुम लोगों को आगाह करता हूँ कि पुलिस और बीएसएफ ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रख लिया है और कुछ ही देर में यहाँ मजीद नफरी भी आ जाएगी। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि हथियार फेंक कर खुद को हमारे हवाले कर दो। इस ऐलान के जवाब में तारिक और उसके साथियों ने फायर खोल दिया और फिर दोनों तरफ से एक दूसरे पर गोलियां बरसाई जाने लगी। मेरे हाथ में भी तारिक की दी हुई राइफल थी। उसने राइफल चलाने का तरीका मुझे बताया था, लेकिन मैं अनाड़ी था। मेरी चलाई हुई गोलियां ज़ाया हुई, इसलिए खामोशी से मैं एक टीले की आड़ में दुबका रहा। अगले 15 मिनट तक फायरिंग चलती रही। इस दौरान बीएसएफ के 2-3 एहलकार मारे गए, लेकिन उससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे। उनका घेरा रफ्ता रफ्ता हमारे गिर्द तंग होता जा रहा था। हम मुहासरे में थे और जानते थे कि यहाँ से जिंदा बच निकलना एक मौजज़ा ही होगा। हमारे पास एम्यूनेशन भी महदूद था और यह ख़तरा भी था कि कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे भी न पहुँच जाएं। ऐसी सूरत में यहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाता। सबसे बड़ा ख़तरा सरहदी मुहाफिजों का था, क्योंकि यहाँ से बॉर्डर करीब था और फायरिंग की आवाज़ सुनकर यहाँ आ सकते थे। बहरहाल तारिक और उसके साथियों की ज़बरदस्त मुजाहिमत ने पुलिस और बीएसएफ की पेशकदमी रोक रखी थी। उनकी कोशिश यही थी कि मज़ीद पुलिस आने से पहले यहाँ से निकल जाए। फिर बीएसएफ की तरफ से 2 दस्ती बम फेंके गए। फिज़ा समात शिकन धमाकों से गूंज उठी और गर्दो गुबार के बादल छा गए। सबसे आगे वाले टीले की आड़ में तारिक 2 शूटर उस हमले में मारे गए। तारिक का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने टीले की आड़ से एलएमजी गन की नाल निकाली और फायर किए। बिलाशुबा वो गज़ब का निशानाबाज था। उसकी चलाई हुई गोलियां जीप के पेट्रोल टैंक में लगी और जीप में आग भड़क उठी। मैंने उस आग में 3-4 पुलिस एहलकारों को जलते हुए देखा, जो जीप की आड़ में छुपे हुए थे। फिर तनवीर ने 2 दस्ती बम उछाले, ये भी निशाने पर लगे थे। समाज शिकन धमाके हुए और 2 जीपें जलती हुई फिजा में उछली। साथ ही इंसानी चीखें गूंजी। बड़े कठिन मराहिल थे। मेरी रगों में भी खून पारे की तरह खौलने लगा। मैंने जोश में आकर टीले की आड़ से राइफल की नाल निकाली और फायर करने लगा। मैं अनाड़ी था, इसलिए गोलियां ज़ाया होती जा रही थी। फिर एक एहलकार मेरी गोलियों का निशाना बन गया। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, वो खुद गोलियों के सामने आ गया था। मैं जोश से उछला। उसी वक्त शू की आवाज़ के साथ एक गोली मेरे सर से गुजरी और तारिक ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे दोबारा बिठा दिया। अगर इस तरह दोबारा उछले तो बगैर किसी टिकट के ऊपर पहुंच जाओगे। फिर फायरिंग में वक्फा आ गया। जगह जगह गोलियों के खोल बिखरे पड़े थे। बारूद की नागवार बू हर तरफ फैली हुई थी। इंडियन सिपाहियों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा था। कई शदीद जख्मी थे और बहुत से मारे जा चुके थे। हमें महसूर हुए 2 घंटे गुजर चुके थे और डर था कि कहीं पुलिस और बीएसएफ के एहलकार कहीं से ना आ जाएं। हम फायरिंग करते हुए आगे बढ़े। ये कोशिश भी बेसूद रही और हम दोनों साथियों से महरूम हो गए, जो मुखालिफ सिमत से चलाई जाने वाली गोलियों से मारे गए, और हम पसपा होकर वापस लौट गए। अब बचने की कोई सूरत नहीं। असलहा बारूद भी ख़त्म होने वाला था और हमारी तादाद भी रफ्ता रफ्ता कम हो रही थी। सुल्तान मायूस लहजे में बोला। फिर अनजाने ख्याल से उसकी आंखें चमकने लगी। उसने जो कुछ किया वो किसी के वहमो गुमान में भी ना था। वह अहमकाना इकदाम था, जो मुख्तलिफ टीलों की आड़ लेता हुआ आगे बढ़ा और एक जीप से कुछ फासले पर पहुंचकर उसने लेटे लेटे अपना हाथ फिजा में बुलंद किया। उसके हाथ में दस्ती बम था, जो सीधा जीप में गिरा और समाज शिकन धमाके के साथ जीप के परखचे उड़ गए। लेकिन जवाबी फायरिंग से उसका जिस्म छलनी हो गया। उसकी मौत ने हमें सख्ता ज़दा कर दिया था। फिर जो कुछ तारिक ने किया वो भी गैर मुतवक्के था। वो पेट के बल रेंगता हुआ हमसे कुछ फासले पर आगे एक टीले की आड़ में चला गया। फिर हमने देखा वो चिंगाड़ते हुए उठा और ख़तरे को बालाए ताक रखकर उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ दिल दहला देने वाली थी। वो किसी जख्मी शेर की तरह दौड़ रहा था। उसने एलएमजी उठा रखी थी और दोनों तरफ जारहाना अंदाज में फायरिंग कर रहा था। दुश्मन की सफ़ों में खलबली मच रही थी। वो दहशतज़दा हो चुके थे। इस अंधाधुंध जारहाना फायरिंग से कई भारतीय सिपाही मारे गए।
राम गोपाल को भी गिरते देखा। तारिक की चलाई हुई गोलियों ने उसे छलनी कर डाला था। फिर वो फायरिंग करते हुए उल्टे कदमों पीछे हटता हुआ दोबारा हम तक आ पहुंचा। तब हमने देखा उसके सीने से खून बह रहा था। गोली लगने के बावजूद उसके चेहरे पर भला का इत्मीनान था। ये क्या हरकत थी? मैंने नाराज़गी से कहा। कुछ नहीं होता, ये जख्म हमारे लिए तमगे की हैसियत रखते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बोला। दो तरफा फायरिंग एक बार फिर शुरू हो चुकी थी, मगर अब उसमें पहले जैसी जारियत नहीं थी। दुश्मन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा था। तुम लोग इन्हें फायरिंग में उलझाए रखो, मैं पिछली सिमत से जाकर कोई कार्रवाई करता हूँ, तारिक ने कहा। उसी वक्त मेगाफोन पर एक भारी भरकम आवाज़ गूंजी। तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि खुद को हमारे हवाले कर दो। मैं मेजर रमेश तुम्हें वचन देता हूँ कि हथियार फेंकने पर तुम पर गोली नहीं चलाई जाएगी और कानून के मुताबिक तुमसे सलूक किया जाएगा। मेजर रमेश, शायद तुम मुसलमानों की तारीख से वाकिफ़ नहीं। टीपू सुल्तान जब चारों तरफ से घिर गया था, उस वक्त अंग्रेज़ फौज ने भी उसे यही पेशकश की थी, और टीपू सुल्तान ने जो तारीखी जवाब दिया था, मैं तुम्हें वही जवाब दे रहा हूँ। शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है, तारिक ने बावाज़े बुलंद जवाब दिया। दूसरी तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। हमने भी अपनी फायरिंग में शिद्दत पैदा कर दी थी और तारिक क्रॉलिंग करता हुआ मुख्तलिफ टीलों की आड़ लेता हुआ लंबा चक्कर काटकर पिछली सिमत जाने लगा। मेरी नज़रें तारिक पर थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। एक जीप की आड़ से बीएसएफ का कारिंदा निकला। वो मेजर तारिक को देख चुका था। उसका हाथ फिजा में बुलंद हुआ। मैंने देखा उसके हाथ में दस्ती बम था। उसने अपना हाथ फिजा में बुलंद किया और तारिक की तरफ बम फेंक दिया। मुझे तारिक की मौत का यकीन हो चला था। फिर मैंने नाकाबिले यकीन मंजर देखा। ऐसा मंजर सिर्फ फिल्मों में ही मुमकिन है। तारिक भी हमलावर को देख चुका था। वो चश्मे ज़दन में उछला, अपनी सिमत फेंका जाने वाला दस्ती बम कैच किया और सेकंड के 1000वें हिस्से में वापस उछाल दिया। एक समाज शिकन धमाका हुआ। हमने जीप के परखचे उड़ते देखे। गर्दो गुबार का बादल सा छा गया। दोनों अतराफ से एक दूसरे पर फायरिंग जारी थी। तनवीर और इब्राहिम ने रोशन सर्च लाइट्स को निशाना बनाया और तारीकी छा गई। ये सर्च लाइट्स हमारे मुकाबले में भारतीयों को बहुत सपोर्ट कर रही थी। इस दूबदू शदीद फायरिंग में तारिक के 4 साथी मजीद मारे गए। फिर पुलिस एहलकारों के अकब में फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। मरने वालों की आखिरी दिलदोज़ चीखों ने फिजा का कलेजा चीरा और फिर तारिक की गर्जदार आवाज़ सुनाई दी, जो कह रहा था, अगर किसी ने गलत हरकत की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। इसके साथ ही फायरिंग रुक गई। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे, अर्जुन पांडे की शिकस्त खुर्दा आवाज़ उभरी। कुछ ही देर में हमने तारिक को देख लिया। वो मेजर रमेश को गन पॉइंट पर लिए हुए आगे बढ़ा। उसका दायां बाजू किसी सांप की तरह मेजर रमेश की गर्दन से लिपटा हुआ था और दूसरे हाथ में मौजूद पिस्टल की नाल उसकी कनपटी से लगी हुई थी और राइफल तारिक के शाने से लटक रही थी। वो मेजर रमेश को लिए हुए एक बड़े टायरों वाली जीप में सवार हो गया। उसके इशारे पर रमेश ड्राइविंग सीट पर बैठा। उसके करीब तारिक बैठा, जिसके पिस्टल की नाल बदस्तूर रमेश की कनपटी पर थी। जीप आगे बढ़ी और टीलों के करीब आकर रुक गई। आओ जल्दी से जीप में सवार हो जाओ, उसने हमें पुकारा और फिर अर्जुन पांडे की तरफ देखकर बुलाया। खबरदार किसी ने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मेजर रमेश को गोली मार दूंगा। हम प्रोफेसर दाऊद के हमरा टीलों से बाहर निकले और जीप में सवार हो गए। दुश्मन सिपाहियों के चेहरे तारीक पड़ चुके थे। वो मेजर रमेश के यरगमाल बन जाने से मजबूर थे। मैं वादा करता हूं कि यहाँ से कुछ फासले पर जाकर तुम्हारे मेजर को छोड़ दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम कोई गलत हरकत नहीं करोगे, तारिक ने बावाज़े बुलंद कहा। इस बात की क्या जमानत है कि तुम अपना वादा पूरा करोगे? अर्जुन पांडे ने पूछा। कोई जमानत नहीं, लेकिन इतना याद रखो, हम मुसलमान झूठा वादा नहीं करते। तनवीर ड्राइविंग सीट पर जा बैठा, जबकि हम मेजर रमेश समेत पिछली नशिस्त पर मौजूद थे और बेहद चौकन्ना थे। तनवीर ने तारिक के हुक्म पर जीप आगे बढ़ा दी और इंडियन सिपाही हमें शिकस्त खुर्दा निगाहों से घूरने लगे। बॉर्डर से कुछ फासले पर मेजर रमेश को हस्बे वादा जीप से उतार दिया गया। क्या हमारा पीछा नहीं किया जाएगा? मैंने पूछा। किया जा रहा है। हमसे काफ़ी फासले पर कुछ गाड़ियां हेडलाइट्स ऑफ करके गैर महफूज अंदाज में हमारा पीछा कर रही हैं, तारिक ने जवाब दिया। उसके सीने से अब तक खून बह रहा था। कुछ ही देर बाद उसके अंदेशों की तस्दीक हो गई। हमारे ताकुब में निस्फ दर्जन गाड़ियां थीं। मेजर रमेश के आज़ाद होते ही वो सामने आ चुके थे। अगली जीप हमसे करीब होती जा रही थी, जिस पर चंद बीएसएफ के एहलकारों समेत अर्जुन पांडे भी मौजूद था। उस जीप से मुसलसल हम पर फायरिंग हो रही थी। अगरचे हम उनकी फायरिंग रेंज में नहीं थे, लेकिन ये जानते थे कि जल्दी वो हम तक पहुंच जाएंगे। तनवीर, जीप की रफ्तार कम कर दो, तारिक ने अजीब लहजे में कहा और जीप की रफ्तार कम कर दी। तारिक ने पिछली नशिस्तों के दरमियान पड़े बैग से 2 दस्ती बम निकाले और गैर मुतवक्के तौर पर नीचे कूद गया। हमारे दिल धक से रह गए। तनवीर ने कुछ फासले पर जीप रोक दी थी। फिर हमने देखा तारिक उस नाहमवार और छोटी सड़क पर औंधे मुंह लेट गया।
फिर अर्जुन पांडे की जीप जैसी ही उसकी रेंज में आई, वो किसी छलावे की तरह उछला और नारे तकबीर बुलंद करके यके बाद दीगरे दोनों दस्ती बम उछाल दिए जो अर्जुन पांडे की जीप से टकराए। समाज शिकन धमाके हुए और जीप के परखचे उड़ गए। मैंने अर्जुन पांडे का जिस्म टुकड़ों में बंटते अपनी आंखों से देखा। वो अपने अंजाम को पहुंच चुका था। मेरे दिल में ठंडक उतर गई। सड़क के दरमियान जीप तबाह होने से पीछे आने वाली गाड़ियों का रास्ता बंद हो चुका था। सड़क के दोनों तरफ खाइयां और टीले थे। रास्ता साफ किए बगैर उनका आगे बढ़ना नामुमकिन था। तारिक दौड़कर जीप में सवार हो गया और तनवीर आंधी तूफान की तरह जीप दौड़ा रहा था। हम पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गए। पहले ही चेक पोस्ट पर जीप को रोक लिया गया और तारिक को वहां खड़ी एम्बुलेंस में मुंतकिल कर दिया गया। वहीं मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि असल में तारिक और उसके साथियों का ताल्लुक आर्मी की स्पेशल फोर्सेस SSG से था। उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। हम सब ऑपरेशन थिएटर के बाहर मौजूद थे और तारिक की जिंदगी के लिए दुआ गो थे। काफ़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और एक सीनियर डॉक्टर बाहर निकला। उसके चेहरे पर मौजूद संजीदगी देखकर हमारे चेहरे जर्द पड़ गए और दिल डूबने लगा। मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब रहा। डॉक्टर के अल्फाज सुनकर हम खुशी से खिल उठे। कामयाब मिशन पर लौटने से तारिक और उसके साथियों को आर्मी के आला तरीन एजाज़ात से नवाजा गया। हफ्तों उनके कारनामों के चर्चे होते रहे। मैंने कुछ अर्सा तारिक की मेहमान नवाजी में गुजारा। फिर एक रोज़ उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर से निकल खड़ा हुआ। हाजरा की याद मुझे चैन से रहने न दे रही थी। मैं सड़क पर गलियों में नंगे पांव दीवानों की तरह सरगर्दा रहता और हर चेहरे में हाजरा को खोजने की कोशिश करता। शरीर बच्चों की टोलियां अक्सर मुझे पागल समझकर पत्थर मारती रहती। इस तरह अपने आप से बेपरवाह पागलों की तरह इधर उधर फिरने लगा। जहां रात होती वहीं सो जाता। मेरी दाढ़ी और सर के बाल झाड़ झनकार की तरह बढ़ चुके थे। मैं पागल या फकीर दिखाई देता था। बिल आखिर एक रोज़ दाता के दरबार पर जा पहुंचा और वहीं अपना ठिकाना बना लिया और दिन रात खुदा से हाजरा को तलब करता रहता। मेरी ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही थी कि एक रोज़ जब मैं अपना बदन खुजा रहा था कि किसी मलंग का नारा मस्ताना सुनाई दिया। मैंने मुड़कर देखा और हैरान रह गया। मुझसे कुछ फासले पर मजजूब मौजूद था। वही मजजूब था जो काफ़ी अर्सा पहले मेरे पास से हाजरा को लेकर गायब हुआ था और बाबा जी के आस्थाने पर पहुंचा दिया था। मजजूब के साथ मेरे वालिद साहब और एक बुरका पोश लड़की भी मौजूद थी। तो वाकई ज़िद्दी निकला। दाता के दरबार में भी अल्लाह से हाजरा को मांगता रहा। यह कैसे हो सकता है कि कोई सिद्के दिल से अल्लाह से मांगे और अल्लाह उसकी मांग पूरी ना करे। यह तेरा इनाम, तेरा नसीब है। अब अल्लाह की याद से गाफिल मत होना। जो अल्लाह को याद रखता है उसे बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। मजजूब ने दोबारा नाराय मस्ताना लगाया और चश्मे ज़दन में अपनी जगह से गायब हो गया। मैं अब्बू से लिपट गया। लड़की ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो मैं मबहूत रह गया। वो हाजरा थी। तुम? मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। हाँ मैं। बाबा जी ने कहा था कि तुम गुलाम सरवर के नसीब में लिखी जा चुकी हो। वो शर्मा कर बोली। मुझे हाजरा मिल गई, अब्बू मिल गए। हमारी शादी बड़ी धूमधाम से हुई। इस शादी में मेजर तारिक और उसके साथी भी शरीक थे, लेकिन कोई भी ये बात नहीं जानता था कि उस बारात में बहुत से जिन इंसानी रूप में मौजूद थे। हम दोनों अल्लाह की याद में हर वक्त मशगूल रहते हैं। हमारी शादी को 5 साल का अरसा गुजर चुका है और हमारे 2 बेटे भी हैं जिनसे खेलने के लिए अक्सर कासिम और अब्दुल हफीज़ नामी जिन भी आते हैं। अगर आपका कभी हमारे घर आना हो तो खाने और चाय की ट्रे को खुद ब खुद फिजा में तैर कर मेज़ पर आते देखकर डर मत जाइएगा, क्योंकि ये कासिम जिन की शरारत होती है और वो हमारे बहुत से काम करता है। दोस्तों, कहानी अपने अख्तिताम को पहुंची। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। पहला नाम है इरम मुनीर साहिबा कराची से, सालिया साहिबा औरंगाबाद महाराष्ट्र इंडिया से, इकबाल अली तौहीद अली दिल्ली इंडिया से, जैन अली साहब हैं कतर से, ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, सईद साहब हैं न्यू कराची पाकिस्तान से, मोहम्मद सरफराज साहब हैं रावलपिंडी मोरगा पाकिस्तान से, आयशा गिलानी साहिबा हैं सियालकोट पाकिस्तान से, मोहम्मद कदीर साहब इंडिया से, फारूक खान साहब हैं छत्तीसगढ़ इंडिया से और तौसीफ़ अख्तर साहब हैं बनारस इंडिया से। आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।